दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के हाईवे इंजीनियरिंग के सुपर फास्ट सीरीज का पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जिन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता बुक को अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से इसे देखना चाहते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आप इस नंबर पर हमें मैसेज करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सभी वीडियो और सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द ग्रुप इंडेक्स फॉर ए सॉइल हुज लिक्विड लिमिट इज 40%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 10% एंड परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन ISU इज 35 इज। क्या दिया है? आपसे ग्रुप इंडेक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? GI पूछ रहा है, ग्रुप इंडेक्स पूछ रहा है। जहाँ पर आपको लिक्विड लिमिट दिया है, कितना दिया है? ये लिक्विड लिमिट है आपका 40%। उसके बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ कितना है? वो 10% है। और आपका दिया है परसेंटेज पासिंग, दिया है 75 माइक्रोन की चालनी से जब चालते हैं तो जो परसेंटेज पासिंग है वो दिया हुआ कितना है? वो 35% है। ठीक है, तो आपसे ग्रुप इंडेक्स पूछ रहा है तो पहले समझिए कि ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है। ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला होता है 0.2 इंटू ए। क्या होता है? 0.2 इंटू ए प्लस 0.005 AC होता है। 0.005 AC और प्लस क्या होता है? 0.01 BD होता है। तो ये फार्मूला होता है GI बराबर होता है 0.2 इंटू ए प्लस 0.005 इंटू AC और प्लस क्या होता है? 0.01 इंटू BD होता है। तो आप समझते हैं पहले कि A, B और C, D ये सब होते क्या हैं। तो A क्या होता है? A होता है आपका पासिंग परसेंटेज जो आया होता है, जिसे यहाँ पे कितना दिया? 35 दिया है। तो पासिंग परसेंटेज माइनस 35 होता है। तो इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। B क्या होता है? B जो होता है आपका पासिंग परसेंटेज और माइनस कितना हो जाएगा आपका? पासिंग परसेंटेज माइनस 15 होता है। इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। उसके बाद आपका C दिया है, तो C क्या होता है? C जो होता है आपका लिक्विड लिमिट -40 होता है। क्या होता है? लिक्विड लिमिट -40 होता है। अब लिक्विड लिमिट यहाँ पर कितना दिया है? यहाँ पर 40 दिया, तो 40 में 40 घटेगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है D दिया है, तो D क्या होगा? D जो होता है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है और माइनस क्या होता है? 10 होता है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है और 10 में 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब इस जितने भी ABCD जो भी वैल्यू निकल के आई हैं उसको हम GI फार्मूले पर रख करके हल करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? A वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात 101 का जो है A वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट इज नोन एज। क्या दिया है? कि जो पेमेंट का बॉटम मोस्ट लेयर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका D हो जाएगा, उसे सबग्रेड के नाम से जानते हैं। क्या होता है? सबग्रेड के नाम से जाना जाता है। 102 का D वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन दिया है। 103 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड। क्या दिया है? जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको? व्हील लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है? तो करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा यहाँ पर, थ्रो ए सेट ऑफ लेयर टू द सबग्रेड। क्या होता है? थ्रो ए सेट ऑफ लेयर टू द सबग्रेड होता है। 103 का C वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन दिया है। 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ रिपीटिशंस, यानी क्या है? नंबर ऑफ रिपीटिशन बताना है। किसके लिए? विच द पेमेंट थिकनेस डिजाइन, जिस पर क्या होता है? पेमेंट थिकनेस डिजाइन किया जाता है फॉर ए गिवन व्हील लोड, किसी दिए गए व्हील लोड के लिए। शुड बी टू एबल, क्या होता है? शुड बी टू एबल टू सपोर्ट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पेमेंट। क्या होता है? पेमेंट के पूरी लाइफ के दौरान जो सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है उस व्हील लोड के पेमेंट थिकनेस डिजाइन के लिए नंबर ऑफ रिपीटिशन का मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर D हो जाएगा। कितना होता है? 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 × 10⁶ होता है। 104 का D वाला आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका 105 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 105 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज। कह रहा है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन होता है उसमें कह रहा है जो ग्रुप इंडेक्स मेथड होता है वो क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ B हो जाएगा, एन इम्पेरिकल मेथड बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सबग्रेड सॉइल। क्या होता है? सबग्रेड सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है और क्या होता है? एक इम्पेरिकल फार्मूला होता है। यानी 105 का जो है B वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 106 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या दिया है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपका सी वाला आंसर यहाँ पर क्या है? सही है। क्या दिया है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स कैन बी 0 to 20 रिस्पेक्टिवली। क्या दिया है? कह रहा है कि जो ग्रुप इंडेक्स होता है उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी रखी जाती है? तो 0 से 20 के बीच में रखी जाती है। 106 का सी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ द सबग्रेड इज बिटवीन 5 to 9 देन द सबग्रेड ट्रीटेड एज। क्या दिया है? कह रहा है अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो है किसके लिए? सबग्रेड की। सबग्रेड के ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 5 से 9 के बीच में है तो सबग्रेड किस प्रकार का होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पुअर होता है। देखिए समझिए, पहले क्या होता है? 0 से 2 होता है, फिर 2 से 5 होता है, फिर 5 से 10 होता है, उसके बाद क्या होता है? 10 से 20 होता है। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 20 तक होती है। 0 से 2 के बीच में होता है तो क्या होता है? वो फेयर होता है, फेयर कहलाता है। उसके बाद 2 से 5 के बीच में होता है तो क्या होता है? वो गुड कहलाता है। उसके बाद जो है 5 से 10 के बीच में होता है तो क्या होता है आपका? वो पुअर कहलाता है। और 10 से 20 के बीच में होता है तो वेरी पुअर कहलाता है। तो ये आपका जो है एक चार्ट होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द टायर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द। क्या दिया है? कि जो टायर प्रेशर होता है वो प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ द सरफेस कोर्स। क्या दिया है? क्वालिटी ऑफ द सरफेस कोर्स, यानी सरफेस कोर्स की क्वालिटी को टायर प्रेशर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। 108 का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रिजिडिटी फैक्टर बताना है, किसके लिए? फॉर ए टायर प्रेशर ग्रेटर देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। कह रहा है कि अगर टायर प्रेशर जो है वो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक है तो ऐसी कंडीशन में रिजिडिटी फैक्टर कितना रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा, लेस देन 1 होता है। क्या होता है? लेस देन 1 होता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 110 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन ए डुअल व्हील असेंबली। क्या दिया है? कि डुअल व्हील असेंबली में क्या दिया है? कि पी जो है इक्वल है किसके? ईच व्हील लोड के, यानी पी जो दिया गया है वो इक्वल ईच व्हील लोड के बराबर है। आगे दिया है एस। क्या है? एस जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द डुअल व्हील, यानी डुअल व्हील के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया गया है। और डी क्या होता है? डी जो है डिस्टेंस है बिटवीन द वॉल ऑफ द व्हील, यानी व्हील के वॉल का जो है से जो डिस्टेंस है वो आपका डी दिया गया है। तो पूछ क्या रहा है इसमें? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ बी दिया होगा। दिया है क्या? कह रहा है कि जो टोटल स्ट्रेस होता है किसके कारण? ड्यू टू द व्हील लोड के कारण जो टोटल स्ट्रेस होता है एट एनी डेप्थ, किसी भी गहराई पर, वो ग्रेटर देन होता है 2s के। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है जो डुअल व्हील के कारण टोटल स्ट्रेस निकल के आता है किसी भी डेप्थ पर, वो क्या होता है? वो ग्रेटर देन होता है 2s के, जो कि इक्विवेलेंट होता है। क्या कह रहा है? जो कि इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? ए सिंगल व्हील लोड ऑफ द मैग्नीट्यूड 2p, यानी सिंगल व्हील लोड के मैग्नीट्यूड, यानी जो 2p दिया होता है, मैग्नीट्यूड 2p के सिंगल व्हील लोड के इक्विवेलेंट होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका डबल व्हील के कारण जो टोटल स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो क्या होता है? 2s से अधिक होता है किसी भी गहराई पर, और क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है सिंगल व्हील लोड के मैग्नीट्यूड 2p के बराबर। ठीक है, तो आपका 110 का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है 111 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 111 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेन ड्रॉबैक ऑफ CBR मेथड इज दैट इज। क्या दिया है? कह रहा है कि जो CBR वैल्यू होती है, CBR मेथड होता है, उसका जो है मेन ड्रॉबैक क्या होता है? तो उसका मेन ड्रॉबैक क्या होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। गिब्स देता है, क्या देता है? टोटल थिकनेस देता है विच रिमेन द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंपोनेंट लेयर। क्या दिया है? कह रहा है कि जो CBR मेथड का मेन ड्रॉबैक होता है वो क्या होता है? गिब्स देता है, टोटल थिकनेस देता है, विच रिमेन, जो कि रिमेन होता है सेम इन रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो कि यूज किया जाता है कहाँ पर? कंपोनेंट लेयर में। यानी 111 का आपका क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन सेंटीमीटर इज गिवन बाई। क्या दिया है? कह रहा है कि आपको रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, यानी रिलेटिव स्टिफनेस का रेडियस बताना है
क्या होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्या होता है, ये होता है EH³ अपान 12 कोष्टक में 1 माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू के पे पावर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो आपका डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ समझ लेते हैं कि ई क्या है। ई जो होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है सीमेंट कंक्रीट की केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। म्यू क्या होता है, म्यू जो होता है पॉइजन रेशियो होता है, किसके लिए, कंक्रीट के लिए होता है। एच क्या होता है, एच जो है आपका स्लैब थिकनेस होता है सेंटीमीटर में। और के क्या होता है, के जो होता है वो सबग्रेड मॉडुलस होता है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन। तो 113 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द क्रिटिकल लोड पोजीशन इन ए रिजिड पेवमेंट डिजाइन इज टेकन एज। क्या दिया हुआ है, कह रहा है जो क्रिटिकल लोड पोजीशन होता है किसमें होता है, रिजिड पेवमेंट डिजाइन में इज टेकन एज लिया जाता है। क्या होता है वो, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। इंटीरियर होता है, ईस्ट होता है और कॉर्नर लोडिंग होती है। समझिए पहले क्वेश्चन को, कह रहा है रिजिड पेवमेंट डिजाइन के रिजिड पेवमेंट डिजाइन में जो क्रिटिकल लोड पोजीशन होता है वो क्या होता है, वो इंटीरियर होता है, ईस्ट होता है और कॉर्नर लोडिंग होती है। तो 113 का डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 114 नंबर क्वेश्चन दिया है। 114 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्लैब थिकनेस कितना है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है देन द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन इज। क्या दिया है, कह रहा है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन बताना है कितना होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। कितना होता है, 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि द क्रिटिकल कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेस दैट द कॉर्नर रीजन इन द सीमेंट कंक्रीट रोड इज। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि द क्रिटिकल कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेस, यानी क्रिटिकल कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस का क्रिटिकल कम्बिनेशन बताना है किसके लिए, फॉर द कॉर्नर रीजन, कॉर्नर रीजन के लिए इन द सीमेंट कंक्रीट रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड में क्या होता है वो। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होता है, लोड प्लस वार्पिंग स्ट्रेस होता है। क्या होता है, लोड प्लस वार्पिंग स्ट्रेस होता है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 116 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द टाई बार इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट एज। क्या होता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टाई बार जो होता है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में आर एट कहाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में प्रोवाइड कराते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा कि जो टाई बार होता है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में वो हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। 116 का डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन दिया है। 117 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन जॉइंट। क्या दिया है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द कंट्रैक्शन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट इज। कह रहा है रिजिड पेवमेंट में जो कंट्रैक्शन जॉइंट होता है उसकी जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है कितनी रखी जाती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 4.5 मीटर रखी जाती है। कितना होता है, 4.5 मीटर रखा जाता है। 117 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन दिया है। 118 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट में एक्सपेंशन जॉइंट की जो मैक्सिमम थिकनेस होती है वो कितनी रखी जाती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 25 mm होता है। कितना होता है, 25 mm होता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन दिया है। 119 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द फंक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट इज टू। क्या कह रहा है, रिजिड पेवमेंट में जो एक्सपेंशन जॉइंट का फंक्शन होता है क्या होता है वो। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है कि रिजिड पेवमेंट में एक्सपेंशन जॉइंट का जो फंक्शन होता है क्या होता है वो। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ डी हो जाएगा, अलाउ फ्री एक्सपेंशन। क्या होता है, अलाउ करता है, फ्री एक्सपेंशन को अलाउ करता है। तो आपका 119 का डी वाला आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन दिया है। अब 120 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए ट्रैफिक सर्वे रिवील्ड द प्रेजेंट एवरेज डेली ट्रैफिक ऑफ कमर्शियल व्हीकल इस कितना दिया है, 1000 दिया है। क्वेश्चन को समझिए, देखिए प्रेजेंट एवरेज डेली ट्रैफिक ऑफ कमर्शियल व्हीकल कितना दिया हुआ है, 1000 दिया है। मतलब पी दिया हुआ है आपका 1000। ठीक है, आगे दिया है द एनुअल रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ट्रैफिक इज फाउंड टू बी 8% दिया है, यानी एनुअल ग्रोथ दिया है। आर दिया है, कितना दिया है आपका 8% में दिया है। तो परसेंट से इसको हटाएंगे कितना हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। आगे दिया है द पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इज टू बी कंप्लीट इन द ईयर इन द 3 ईयर आफ्टर द लास्ट ट्रैफिक काउंट।
क्या दिया है क्वेश्चन को, कह रहा है कि पेमेंट कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, कब कंप्लीट होता है, इन 3 ईयर आफ्टर द लास्ट ट्रैफिक काउंट, लास्ट ट्रैफिक काउंट के बाद 3 ईयर में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। एन कितना दिया हुआ है आपका, 3 ईयर दिया है, कितना दिया, 3 ईयर दिया है। आगे पूछ क्या रहा है, कह रहा है देन द नंबर ऑफ व्हीकल फॉर द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट विल बी टेकन एज, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ व्हीकल बताना है किसके लिए, फॉर द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट के लिए कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझ लिए हैं, अब इसको लगाते हैं। क्या होता है, पी एन बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, पी उसके बाद 1+R/100 पे पावर क्या होता है, एन होता है। अब यहाँ पर पी एन निकालना है हमको, पी कितना दिया है, 1000 दिया हुआ है, 1+R कितना दिया, 0.08/100 हो जाएगा, और पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। डी कितना दिया है, 1000, कोष्टक में 1.08 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है 121 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 121 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द फंडामेंटल फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ पेमेंट टाइप इज, क्या दिया, सिलेक्शन ऑफ पेमेंट टाइप में जो फंडामेंटल फैक्टर होता है क्या होता है वो, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। टाइप होता है और इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक होता है, क्या होता है, टाइप और इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक होता है। 121 का बी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द हाईवे एम्बैंकमेंट इज, कह रहा है कि हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए जो मोस्ट सुटेबल मटेरियल होता है कौन सा होता है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ग्रेनुलर सॉइल होती है, क्या होती है, ग्रेनुलर सॉइल होती है। 122 का ए वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो 123 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी किसके लिए, ऑफ बिटवीन पेमेंट इज, कह रहा है बिटवीन पेमेंट की जो मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी होती है वो कितना होता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। कितना होता है, 1500 टन पर डे होता है, कितना होता है, 1500 टन पर डे होता है। याद रखिएगा बिटवीन के लिए पूछा है, तो कह रहा है कि बिटवीनस पेमेंट के लिए जो मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी होती है वो कितना होता है, 1500 टन पर डे होता है। अगर वाटर बोर्ड मैकेनिज्म पेमेंट के लिए पूछता है तो क्या हो जाता है आपका, 500 टन पर डे होता है। और सीमेंट कंक्रीट के लिए कितना होता है, 2000 टन पर डे होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो 123 का आपका जो है सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर द कंपैक्टिंग क्ले सॉइल इज, क्या दिया है, क्ले सॉइल के लिए कह रहा है मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट कौन सा होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सीप फुट रोलर होता है, क्या होता है, सीप फुट रोलर होता है आपका, सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द एग्रीगेट रिक्वायर फॉर 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द वाटर बाउंड मैकेडम रोड पर मीटर विड्थ एंड फॉर द 10 mm थिकनेस इज, क्या दिया है, कह रहा है आपसे एग्रीगेट रिक्वायर्ड आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एग्रीगेट रिक्वायर पूछ रहा है। और दिया क्या है, एल आपको दिया है 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 मीटर हो जाएगा। उसके बाद विड्थ दिया है, बी आपका दिया है 1 मीटर का है, और आपका थिकनेस दिया है, थिकनेस बोले तो एच मान लीजिए, तो एच दिया है कितना आपका 10 mm दिया है। 10 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 अपान कितना हो जाएगा, 1000, ये आपका जो है मीटर हो जाएगा, ये दिया हुआ है। एग्रीगेट रिक्वायर्ड का फार्मूला क्या होता है, एग्रीगेट रिक्वायर्ड का फार्मूला होता है 1.2 इंटू वी होता है, ठीक है, जहाँ पे वी क्या होता है, वी आपका वॉल्यूम होता है। तो पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वी बराबर कैसे निकलेगा, आपका लेंथ दिया है 1000 और गुणते कितना हो जाएगा, विड्थ 1 हो जाएगा, और अपान में क्या है मतलब जो है ये थिकनेस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10/1000, ठीक है। तो 1000 से 1000 कट जाएगा, वी बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर क्यूब जो है वी आ जाएगा। जब 10 मीटर क्यूब वी आ जाएगा तो एग्रीगेट रिक्वायर कैसे निकालेंगे, एग्रीगेट रिक्वायर बराबर होता है आपका 1.2 इंटू वी, तो 1.2 कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 मीटर क्यूब या 12 क्यूबिक मीटर जो है यानी सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 125 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुप्ता एंड गुप्ता बुक के हाईवे इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 5 अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।